नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 18 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा वॉन चुनौती का सबसे अच्छा वर्णन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन वॉन चुनौती को अच्छी तरीके से वर्णन करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर ये वॉन चुनौती है क्या। 2011 में जर्मनी की सरकार और आईयूसीएन के द्वारा जर्मनी का एक शहर वॉन, वहां पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसमें यह लक्ष्य रखा गया कि 2020 तक दुनिया में वनों की कटाई के कारण जो भूमि खराब हो गई है उसमें से कम 150 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है उसे ठीक करना है, यानी कि वापस उस पर फिर से वनों को उगाने का प्रयास किया जाएगा। आगे चल करके 2014 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा में इस चैलेंज को बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। और यहां पर यह लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक कम से कम 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि वनों की कटाई के कारण जो भूमि खराब हो गई है उसमें से कम 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को फिर से ठीक करने का, बहाल करने का प्रयास किया जाएगा दुनिया के सभी देशों के द्वारा। तो यही वो चैलेंज है और इसे दुनिया के देशों को मिलकर के पूरा करना है, जिसे हम वॉन चैलेंज के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है, जो कह रहा है कि 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर क्षरित और वन रहित भूमि को बहाल करने का यह एक वैश्विक लक्ष्य है, इसे सही तरीके से वर्णित करता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको लेकर के आज के न्यूज़पेपर में भी एक न्यूज आया है जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट रिलीजेस डिसर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसरो के साथ मिलकर के लैंड डिग्रेडेशन एटलस को रिलीज किया गया है। तो इस न्यूज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित है। और यहाँ पर 5 समितियों और आयोगों का जिक्र किया गया है और हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन सी समिति और आयोग शिक्षा के विकास से संबंधित हैं। अगर हम शिक्षा से जुड़े हुए समितियों की चर्चा करें तो यहाँ पर हार्टोंग समिति, वो भी शिक्षा से जुड़ी हुई समिति थी। यहाँ पर सैंडलर आयोग, वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ समिति था। यहाँ पर चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ एक समिति था। लेकिन अगर हम फाउलर समिति की बात करें तो ये जो है एक मुद्रा से जुड़ा हुआ समिति था, जिसको उस समय की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में मुद्रा की स्थिति की जांच करने के लिए बनाया गया था। अगर हम मैकडॉनल्ड आयोग की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि एक अकाल आयोग था। यानी तो यहाँ पर जो 3 आयोग हैं, हार्टोंग आयोग, सैंडलर आयोग और चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये तीनों के तीनों आयोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इसके आधार पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई आर्द्र भूमि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मानी जा सकती है यदि वह निम्नलिखित में से किस मानदंडों को पूरा करती है। तो यहाँ पर 4 मानदंड दिए गए हैं और हमें यह बताना है कि कोई आर्द्र भूमि वो कौन से मानदंडों को अगर पूरा करती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जा सकता है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि की, तो यहाँ पर 9 ऐसे क्राइटेरिया सेट किए गए हैं रामसार कन्वेंशन में, जिसको पूरा करने पर किसी भी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ पर मैंने वो सारे के सारे जो 9 क्राइटेरिया हैं उसकी यहाँ पर मैंने चर्चा कर दी है, इसका आप लोग नोट बना लेंगे। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो कह रहा है कि यह किसी उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर अवस्थित प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक प्रकार के प्रातिनिधिक दुर्लभ या अद्वितीय लक्षण वाली आर्द्र भूमि का उदाहरण हो।
तो अगर हम यहाँ पर क्राइटेरिया 1 देखें तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि एक आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए यदि इसमें उपयुक्त जैव भौगोलिक क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले प्राकृतिक या निकट प्राकृतिक आर्द्र भूमि प्रकार का प्रतिनिधि दुर्लभ या अद्वितीय उदाहरण हो। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया 1 है वो यहाँ के ऑप्शन 1 से मिलता है। अगर हम देखते हैं दूसरे कथन को तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह असुरक्षित, विलुप्तप्राय या गंभीर रूप से विलुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों को संरक्षण प्रदान करती हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया है जिसको पूरा करने पर किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जा सकता है। अगर हम बात करें क्राइटेरिया की तो क्राइटेरिया 2 में यही बातें लिखी हुई हैं कि एक आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए यदि यह कमजोर, लुप्तप्राय या गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों या संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करती है। यानी कि यहाँ पर जो कथन 2 है वो भी इसका एक क्राइटेरिया है। अगर हम कथन 3 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है यह पादपों या जानवरों की प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण चरण में सुरक्षा प्रदान करती हो या प्रतिकूल परिस्थितियों में आश्रय प्रदान करती हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। अगर कोई आर्द्र भूमि ऐसा पाया जाता है तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मान सकते हैं। अगर हम बात करें क्राइटेरिया की तो अगर आप क्राइटेरिया नंबर 4 देखोगे तो यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है कि आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए यदि यह पौधों या जानवरों की प्रजातियों को उनके जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण चरण में समर्थन देता है या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान शरण प्रदान करता है। यानी कि जो तीसरा कथन है वो भी इसका एक क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें चौथे कथन की तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करती हो। तो अगर हम क्राइटेरिया नंबर 5 को देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए यदि वह नियमित रूप से 20,000 या अधिक जल पक्षियों का समर्थन करती हो। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे वो जो 9 क्राइटेरिया हैं उसकी चर्चा की है। ये वो मानदंड है जिसको पूरा करने पर किसी आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जा सकता है। और इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो चारों के चारों जो हैं सही मानदंड थे। और इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 एंड 4। इसको लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के द हिंदू समाचार पत्र में जिसका शीर्षक है असम 6 अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक थ्रू वेटलैंड। और यहाँ पर बात हो रही है दीपोर बिल जो कि एक आर्द्र भूमि है जिसे कि रामसर साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया है पहले, तो आपको इस खबर को भी ध्यान में रखना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है मियाजाकी आम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और यहाँ पर पहला कथन है यह मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया में उगाए जाते हैं। अगर हम मियाजाकी आमों की बात करें तो इसको लेकर के एक न्यूज आया है। और मियाजाकी आम जो है वो दुनिया के सबसे महंगे आमों में से एक हैं। अगर हम इन आमों की बात करें तो ये आम मियाजाकी सिटी जो कि जापान में है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है और इसी के कारण इस आम का नाम मियाजाकी पड़ा। तो यहाँ पर जो पहला कथन है जो कह रहा है कि यह मुख्य रूप से दक्षिण कोरिया में उगाए जाते हैं, ये बात गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है ये आम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और इनमें बीटा कैरोटीन और फोलिक अम्ल होता है जो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें थकानग्रस्त आंखों के लिए मदद की जरूरत होती है। तो यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम मियाजाकी आम की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, इनमें बीटा कैरोटीन और फोलिक एसिड होता है जो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिन्हें थकी हुई आंखों की शिकायत होती है। ये कम दृष्टि को रोकने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सही है। और इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2017 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन
भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो आप आसानी से देख सकते हैं एटलस में, और आपको दिखेगा कि सुमात्रा भौगोलिक दृष्टि से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सुमात्रा। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। इसको लेकर के आज के न्यूज़पेपर में एक समाचार आया जिसका शीर्षक है शाह लॉन्चेज हेल्पलाइन फॉर साइबर फ्रॉड। तो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए हमारे देश में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया गया है। आइए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर जान लेते हैं। तो खबर ये आई थी कुछ दिनों पहले कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, यानी कि I4C से शॉर्ट में हम लोग कहते हैं, का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी समर्पित किया। यानी कि इस सेंटर को जो है अब राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। यह केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। अगर हम बात करें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी कि I4C, यहां पर 4C मतलब क्या है, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसीलिए हम उसको शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, I4C। इसकी स्थापना की योजना जो है अक्टूबर 2018 में ही बनाई गई थी और यह सेंटर सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाया जाने वाला था। अगर हम बात करें I4C की, तो इसके 7 प्रमुख घटक हैं। पहला है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, दूसरा है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तीसरा है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, चौथा है साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, पांचवा है नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, 6 है नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम और 7वां है प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर अपराध जांच दल। तो ये 7 यूनिट से मिलकर के I4C का निर्माण किया गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये अंक पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये अंक पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।